नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा चयन परीक्षा टीजीटी की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, विश्लेषण सहित व्याख्या जो है। इसके साथ ही साथ टोटल प्रश्नों की संख्या जो है टीजीटी में 125 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, आपके एग्रीकल्चर ही से पूछे जाते हैं। तो टोटल जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में सब्जेक्टें होती हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इससे आप आगे आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के इस 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 3 खंडों में सॉल्व करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहेंगे 40-40 क्वेश्चन 3 खंडों में हम इनको डिवाइड करके जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार होंगे। तो विश्लेषण सहित व्याख्या करने से ये आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन उससे जो है मैक्सिमम जो है 150 से 200 क्वेश्चन जो है आपको तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अनावश्यक पादक पोषक तत्व है। ए है जिंक, बी है गंधक, सी है सोडियम एंड डी है पोटेशियम। तो प्रश्न संख्या 1 में जो पूछा गया था 2013 टीजीटी के एग्जाम में, तो यह पूछा गया था कि अनावश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है, नॉन इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं न्यूट्रिशन जो है वो कौन से हैं। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो सी है। सोडियम जो है वो अनावश्यक पादप पोषक तत्व है, बाकी जिंक, गंधक, पोटेशियम ये सभी जो है इसेंशियल पोषक तत्व हैं। इन्हें जो है पादप की देने के लिए आवश्यक होता है। तो सोडियम अनावश्यक पादप पोषक तत्व है। यद्यपि सोडियम का भी महत्व है। प्रमुख रूप से पौधों को 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय जो है 17 जो है बढ़ के 17 हो गए हैं। कहीं कहीं पर 17 भी मिल रहे हैं। तो 17 अगर 16 ऑप्शन नहीं दिए गए तो 17 दिया गया है, तो 17 जो है वो राइट होगा। तो ये याद रखने के तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो पौधे को वायुमंडल से मिल जाते हैं। और प्रमुख तत्व एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को जो है माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम यस द्वितीयक तत्व हैं। तो ये जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये तीनों जो हैं ये द्वितीयक पोषक तत्व हैं, सेकेंडरी मिनरल्स हैं। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकेंडरी मिनरल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आएंगे। और एनपीके एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम यस हैं जो इन्हें माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, जिनकी आवश्यकता जो है वो ज़्यादा होती है। इसके साथ ही साथ जो है बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, फेरस, कॉपर, मैग्नीज जो जिंक अति सूक्ष्म तत्व हैं। तो ये इनकी मात्रा जो होती है वो कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी जो है इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। तो ये जो है ये सभी याद रखेंगे आप। सेकेंडरी मिनरल्स जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर हो जाएंगे। और माइक्रो एलिमेंट अति सूक्ष्म जो है उनके अंतर्गत बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं। ए है अंडा खली, बी है अलसी खली, सी है सरसों खली एंड डी है नीम खली। तो बाग में दीमक से बचाव करने के लिए हम किस खली का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं डी ऑप्शन जो है वो राइट है, नीम खली का हम प्रयोग करते हैं। अजाडिका इंडिका निमोली में एक कीटनाशक जो है कंपाउंड पाया जाता है। ये कंपाउंड जो है केमिकल नाम है अजाटिक्टिन। तो ये आपको याद रखना है। यह जो है जिससे बायोपेस्टिड, एंटी फेंडिट और ओविसाइल की तरह काम करते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो इसका प्रयोग इसे हम बायोलॉजिकल इंसेक्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो नीम की खली का जो है वो हम प्रयोग करते हैं बाग में दीमक से बचाव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, डी सकरिंग किससे संबंधित है। ए है तंबाकू से, बी है गेहूं से, सी है अंडी से एंड डी है कुसुम से। तो डी सकरिंग्स जो है वो किसमें किया जाता है, तंबाकू में डी सकरिंग्स की प्रक्रिया की जाती है। तंबाकू में टॉपिंग के 1 सप्ताह बाद जो है पत्तियों के डंठल के पास से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, शुरू हो जाती हैं, जिन्हें सकर्स कहते हैं। यदि इन्हें नहीं निकालते हैं तो पत्तियां छोटी एवं भार कम हो जाता है। एक अन्य तरीका है नारियल का तेल लगाए जिससे शाखाएं पुनः न निकलें, इसे ही डिसकरिंग्स कहते हैं। तो इसलिए जो है टॉपिंग प्रक्रिया जो है किससे रिलेटेड है, टॉपिंग की प्रक्रिया भी तंबाकू से है। और इसके 1 सप्ताह के बाद हम डंठल जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं उनको डिसकर्स करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो है डिसकरिंग किससे संबंधित है, ए तंबाकू से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मूंगफली के दानों में वसा तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मूंगफली के
दानों में जो है वसा की और तेलों की मात्रा जो है वो 45% के एवं जो है पाई जाती है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 40% जो है हम ये लगा सकते हैं, हालांकि आयु के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि 45% जो है वो वसा या तेल पाया जाता है और 26% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें जो है विटामिन की मात्रा जो है नहीं पाई जाती, विटामिन जो है मूंगफली के में नहीं पाया जाता है। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चाइना, भारत, नाइजीरिया जो है उत्पादन के दृष्टि से प्रथम, और चीन, भारत मूंगफली में दाने का प्रतिशत जो होता है वो 70% होता है। तो इसका दाने और तो टोटल इसमें जो इंडेक्स निकलता है वो 70% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पौधे रोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी कौन सा है। तो ए ब्यूटाक्लोर को हम जो है साधारणतः धान के फसल में जो है खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2 से 3 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम पेंडामेथिलीन का भी प्रयोग करते हैं धान की फसल में खरपतवार को नष्ट करने के लिए। पौधे जो है रोपित धान में साधारणतः ब्यूटाकोल मसेटी जिसे हम कहते हैं, इसका 5% ग्रेन्यूल जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर हम प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार जो है पेंडिमिथिलीन जो है उसका 30 cc 3.3 लीटर जो है वो प्रति हेक्टेयर के लिए सूटेबल होता है। और इससे भी हम 3 से 4 दिन के अंदर प्रयोग करते हैं। केवल चौड़ी पत्तियों को खरपतवार के लिए हम 2,4-D साल्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, चौड़ी पत्तियों के लिए धान में कौन से खरपतवार का प्रयोग करते हैं, 2,4-D सोडियम साल्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, PDM 11 प्रजाति है। ए है उड़द की, बी है सोयाबीन, सी है मूंग एंड डी है ज्वार। तो PDM 11 जो है वो मूंग की प्रजाति है। यह कम अवधि वाली वसंत ऋतु की प्रजाति है। पैदावार जो होती है इसमें 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो एवं पीला मोज़ेक अवरोधी प्रजाति है। ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि मूंग की पीला मोज़ेक अवरोधी प्रजाति कौन सी है। PDM 11 जो है वो पीला मोज़ेक अवरोधी मूंग की प्रजाति है, ये याद रखना है। और इसका प्रोडक्शन जो है वो 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है। ए है चना की, बी है मटर की, सी है मसूर की एंड डी है में से कोई नहीं। तो अपर्णा जो है वो सबसे फेमस वैरायटी है किसकी, मटर की। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अपर्णा जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू अवरोधी प्रजाति है, ये भी आपको याद रखना है। पाउडरी मिल्ड्यू अवरोधी प्रजाति जो है मटर की कौन सी है, तो अपर्णा है। यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और पैदावार जो है वो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर आता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है। ए है महाराष्ट्र में, बी है बिहार में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है पंजाब में। तो आम सबसे अधिक जो है पैदा जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। आम की सर्वाधिक पैदावार उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में फल पट्टी विकास योजना के तहत 17 आम की फल पट्टियाँ हैं। मुख्यतः प्रदेश के मध्यवर्ती पश्चिमी जिलों में जो है आम की खेती होती है। सहारनपुर का सफ़ेदा, बागपत का रतौला, वाराणसी का लंगड़ा आम विख्यात हैं। तो ये याद रखना है, वाराणसी में लंगड़ा आम जो है विख्यात है। सहारनपुर का सफ़ेदा आम, तो सफ़ेदा वैरायटी किसकी है, तो मैंगो की है। रटौल किसकी वैरायटी है, बागपत में ये फेमस है और ये भी मैंगो की वैरायटी है। तीनों वैरायटी आपको यहाँ से मिल गई, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल चक्र सघनता है। एक है ए है 100%, बी है 150%, सी है 200%, एंड डी है 250%। तो प्रश्न संख्या 1 में जो राइट आंसर है वो ए है, 100% जो है हरी खाद एवं गेहूं की फसल चक्र सघनता होगी। फसल चक्र गहनता फसल चक्र में फसलों की संख्या व फसल चक्र के वर्ष के अनुपात होता है, इसी प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। फसल चक्र सघनता निकालने के समय सम्मिलित रही है हरी खाद जो है वो फसल नहीं जोड़ी जाती, इसलिए एक वर्ष में एक ही फसल उगाया जा रहा है, इसलिए 100 जो है वो आपका आ जाएगा रेशियो सघनता क्रॉप इंटेंसिटी। तो फसल चक्र सघनता निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे 100। तो हरी खाद व गेहूं के फसल चक्र का वर्ष जो है 1 है और सघनता जो है क्रॉप जो है वो 1 है और टोटल जो है क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो 100 निकल के आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है, ए है फूल गोभी, बी है पत्ता गोभी, सी है गांठ गोभी, डी है मूली। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर है वो बी है, पत्ता गोभी प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है।
पात गोभी, फूल गोभी व गांठ गोभी जो है ये सभी किस क्रॉप के अंतर्गत आती हैं? तो ये कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, सुपर 60, अर्लिस्ट ऑफ एल एवं सुपर एक्सप्रेस जो है ये सभी किसकी वैरायटी हैं? तो ये सभी जो है पात गोभी की वैरायटी हैं। और इसके अलावा कोपेनहेगन मार्केट, इलिंस वॉल एक्स 6357, रॉयल एक्सप्रेस, इंडियन ड्रम हैंड पात गोभी की मध्यम सीजन की प्रजाति हैं। और पूसा ड्रम हैंड, लेट ड्रम हैंड, लॉज ड्रम हैंड, सबो आदि जो हैं वो प्रजाति पिछली पछेती हैं। और गंगा कावेरी तथा यमुना पात गोभी F1 संकर प्रजाति हैं। और कावेरी जो है एक और वैरायटी है, ये किस सीरियल क्रॉप की है ये आपको कमेंट करके बताना है। कावेरी किसकी वैरायटी है ये पात गोभी को छोड़ के, आपको ये कमेंट में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? ए 7 से 8 वर्ष, बी है 10 से 12 वर्ष, सी है 12 से 15 वर्ष एंड डी है 15 से 17 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, 10 से 12 वर्ष जो है भेड़ का औसतन जीवन काल होता है। और इसमें जो है भेड़ का गर्भकाल जो होता है, गटेशन पीरियड, वो 150 दिन का होता है। मादा भेड़ जो है 9 से 14 महीने में जो है यो फर्टिलाइज के लिए योग्य हो जाती हैं। भेड़ जो है 7 वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती हैं। प्रजनन भारत में मुख्यतः मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में होता है। और विश्व में सबसे अधिक भेड़ जो है उसकी संख्या कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है आपके। तो भेड़ का औसतन जीवन काल जो है वो कितना होता है? तो ये 10 से 12 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एनीमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ए है तापमान के लिए, बी है वायु दाब के लिए, सी है वायु दिशा के लिए और डी है वायुगत के लिए। तो ये एनीमोमीटर जो है हम वो वायुगत को मापने के लिए करते हैं। एनीमोमीटर जो है वो ग्रीक शब्द है, एनीमोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हवा। यह मौसम वेधशालाओं का एक समान यंत्र है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 12 में वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत जो है वो कितना होता है? 2 से 6%, बी है 5 से 4%, सी है 4 से 5% एंड डी है 5 से 9%। तो टोटल जो होती है बकरी में दूध में वसा का प्रतिशत मात्रा जो है वो 4 से 5% पाया जाता है। और प्रोटीन जो होती है 3 से 7% पाई जाती है, लैक्टोज 4 से 6%, खनिज 0.85%, वसा रहित ठोस पदार्थ। तो ये जो है टोटल जल की मात्रा जो है 86.9% पाया जाता है। तो बकरी में औसतन जो होता है वो ऑप्शन सी राइट है, 4 से 5% फैट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उपचारित करना चाहिए? ए है 5 किलोग्राम, बी है 10 किलोग्राम, सी है 15 किलोग्राम एंड डी है 20 किलोग्राम। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर है वो बी है, 10 किलोग्राम दलहनी फसलों के बीज को हम एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से जो है संशोधित कर सकते हैं। और इसे जो है नियमानुसार कल्चर मिलाने के लिए गुड़ का घोल प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कल्चरल करते समय हम राइजोबियम को किस का प्रयोग करते हैं? तो उसमें जो है मिलाने के लिए हम गुड़ का घोल का प्रयोग करते हैं, जिसको चिपचिपा रूप में बना लेते हैं और स्पर्श बीज में कल्चर को जो मिला देते हैं। और 8 से 10 घंटे जो है जूट के बोरे से ढक के हम जो है कल्चर क्रॉप में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात होता है? ए है 1:2, बी है 1:10, सी है 1:3 एंड डी है 1:8। तो ये जो है आपके देखेंगे अरुण कात्यायन के चैप्टर में दिया हुआ है, रेशियो जो है वो कितना होता है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है, 1:3 का अनुपात होता है। दाना जो है 1 अनुपात पाया जाता है और 3 अनुपात जो होते हैं डंठल होते हैं। तो अरहर की बौनी प्रजाति जैसे उपास 120 है, तो ये आपकी फेमस वैरायटी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उक्थारोधी प्रजाति है, ये भी आपको याद रखना है। उपास जो है वो कौन सी वैरायटी है? तो उक्थारोधी अवरोधी प्रजाति है, किजानस किजान अरहर की, जिसे हम पिजन भी कहते हैं या तुर कहते हैं। तुर भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तुर किसे कहा जाता है? तो अरहर को जो है तुर भी कहते हैं। इसके अलावा पूसा 74 है, पंत A3 जो है ये सभी दाना लकड़ी के अनुपात औसतन जो है 1 से 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह कुल दलहन उत्पादन को बढ़ाती है। बी है यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती है। सी है फसल सघनता बढ़ाती है। डी है दलहन में अनाज फसलों की अपेक्षा अधिक उत्पादकता है। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 16 में राइट आंसर बी है, यह मृदा उर्वरता जो है बनाए रखने में सहायता करती है। तो दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करने का यही मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यह मृदा उर्वरता जो है वो बनाए रखता है।
दलहनी फसलों को फसल चक्र में अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन फसलों पर जो है निड्यूल्स पाए जाते हैं और ये इफेक्टिव व दूसरी इन इफेक्टिव सक्रिय ग्रंथियों की संख्या को कम आकार में करते हैं, और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है जमीन में फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। राक फास्फेट का प्रयोग में किया जाता है। ए है लवड़ी भूमि में, बी है क्षारीय भूमि में, सी है अम्लीय भूमि में, एंड डी है समान भूमि। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, काफी बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, BH एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। रॉक फास्फेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। क्षारीय मृदाओं में जो है हम रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। तो क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय मृदा कहलाती है। तो ये आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का स्थान कौन सा है? ए है प्रथम, बी है दूसरा, सी है तीसरा, एंड डी है चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का दूसरा स्थान है, जबकि विश्व में पपीता उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो राइट आंसर जो है इसमें बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? ए है अधिक वर्षा वाले, बी है सुनिश्चित सिंचाई वाले, सी है ऊंची नीची भूमि वाले, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। फव्वारी ड्रिप इरिगेशन जो है वो उबड़ खाबड़ टीलेदार असंतली क्षेत्रों में सर्वोत्तम विधि है। इस विधि से जो है हम 40% पानी का जो है वो बचत करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन से हम कितने परसेंट पानी का बचत जो है वो कर सकते हैं। तो 40% जो है वो बचत होता है। और किस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो ये बीच एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका प्रयोग हम ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्रों में भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है। ए गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बी है उपज को बढ़ाने के लिए, सी है बीमारी प्रतिरोधकता के लिए, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तंबाकू में जो रचाई की जाती है, कर्निंग प्रोसेसिंग की जाती है, वो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। तंबाकू में सुक्रोज की मात्रा बढ़ाने, रंग, स्वाद, गंध एवं पत्तियों में उचित नमी बनाए रखने हैं जो कार्य किए जाते हैं उसे हम रचाई या प्रोसेसिंग कहते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। आधारी बीज का उत्पादन होता है। फाउंडेशन जो बीज होता है उसका उत्पादन होता है न्यूक्लियस से, बी है ब्रीडर से, सी है क्वालिटी बीज से, एंड डी है प्रमाणित बीज से। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वो बी है। ब्रीडर सीड से जो है आधारी बीज का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी होगा। इनका टैग भी पूछा जाता है। तो चारों का जो है आपको टैग कमेंट बॉक्स में बताना है। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, प्रमाणित सीड और आधारी बीज सीड का जो है टैग कौन कौन से कलर का होता है, सबका अलग अलग ये कमेंट में बताना है। तो आधारी बीज बीज उत्पादन चक्र की दूसरी अवस्था है। यह बीज जो है प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है और इसके उत्पादन का इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार इसमें आनुवांशिकी गुण व शुद्धता जो है वो 99.99% जो है वो बनी रहती है। यह जो है राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य बीज निगमों के आधार बीज के उत्पादन व उत्तरदायित्व को सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। टेसियोमीटर फील्ड कैपेसिटी, बी है प्रेशर प्लेट गेहूं, सी है CRI गन्ना, एंड डी है एरोइन नमी। तो इन चारों में से आपको मैच कराना है। तो एरोइन जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या ए जो है ऑप्शन वो राइट होगा। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोइन जो है डी ऑप्शन दिए गए तीसरे सॉरी ये डी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो है एरोइन जो है वो गन्ना में प्रयोग किया जाता है। तो ये गन्ना हो जाएगा। और टेंसियोमीटर का प्रयोग हम नमी में प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा। टेंसियोमीटर नमी और प्रेशर प्लेट जो है फील्ड कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। CRI जो है वो गेहूं, यहाँ पे गेहूं CRI क्राउन रूट इरिगेशन मेथड का प्रयोग जो है वो गेहूं में किया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। ए है 3 से 5%, बी है 6 से 5%, एंड सी है 4%, एंड डी है 8%। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर है वो ए है। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा जो है 3 से 5% पाई जाती है। और गाय में भैंस में जो है 3.6% जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन वसा कुल ठोस पदार्थ जो है भेड़ में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भैंस का प्रथम परख नली शिशु कहाँ तैयार किया गया? ए है इज्जतनगर, बी है करनाल, सी है मथुरा, एंड डी है चेन्नई।
तो डॉली जो है भैंस की प्रथम जो है डॉली जो है वो किसकी प्रथम शिशु परख नली तैयार की गई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ 24 में जो है भैंस की प्रथम परख नली शिशु जो है वो कहाँ पे तैयार की गई थी, तो राइट आंसर जो है वो भी है करनाल हरियाणा में जो है इंटरनेशनल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में जो है 1990 में जो है यह प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है? ए है अरहर में, बी है मूंग में, सी है सोयाबीन में, एंड डी है उर्द में। तो प्रश्न संख्या 25 में जो राइट आंसर है वो सी है, सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, तो यहाँ सोयाबीन की सर्वाधिक मात्रा जो होती है 42% जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, 20 से 24% जो है ऑयल पाया जाता है। अरहर उर्द मूंग में प्रोटीन के प्रतिशत की मात्रा की बात करें तो अरहर में जो है 20%, 20.9% लगभग 21% जो है पाया जाता है, और मूंग उर्द में जो है 24, और मूंग जो है वो सर्वाधिक 25% जो है प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बेंगलुरु विद किसमें प्रयोग की जाता है? केचुए की प्रजाति जो है वो किसमें प्रयोग की जाती है? राइजोबियम ट्राइफोलर, जैविक पलवार। तो प्रश्न संख्या 26 में इसमें राइट आंसर जो है कौन सा होगा? तो प्रश्न संख्या 26 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। बेंगलुरु वीट जो है वो कंपोस्ट प्रयोग के लिए की जाता है। केचुए की प्रजाति जो है सिनोनिया फोन्टेंटा है। राइजोबियम ट्राइफोलिया का प्रयोग जो है हम बरसीम में करते हैं। जैविक पलवार जो है वो धान की फसल में की जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका प्रश्न संख्या में सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त केचुए की प्रजाति इसेनिया फोटेटा है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए हम किस केचुए का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ही उपयुक्त होता है? तो इसेनिया फोटेटा। राइजोबियम ट्राइफोलिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए निगेटिव जीवाणु है। तो ग्राम निगेटिव जीवाणु कौन सा है? तो ये राइजोबियम ट्राइफोली, जिसे बरसीम में हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है कहलाता है? ए है सिंचाई सूचीकरण, बी है सिंचाई विधि, सी है सिंचाई अवधि, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर है वो भी है सिंचाई विधि ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम तो राइट आंसर भी मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, फसलों को कृत्रिम रूप से यथोचित जल देने की क्रिया को जो है हम सिंचाई कहते हैं। तो ये जो है सिंचाई की परिभाषा हो गई, ये याद रखेंगे। सिंचाई जल की आवश्यकता क्यों होती है? वर्षा की कमी के कारण, समय पर वर्षा न होने के कारण, ये सभी जो हैं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, सकेरम ऑफिसेरेनम एल वैज्ञानिक नाम है? ए है गन्ना का, बी है ज्वार का, सी है चुकंदर का, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सकेरम ऑफिसेरेनम एल जो है वैज्ञानिक नाम गन्ना का है। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा। ज्वार का जो होता है वो सोरघम बाइकलर लीनियस होता है, चुकंदर का बीटा ओलिगेरिस होता है, मक्का का जो होता है जियामेज होता है, और कांस का सकेरम स्पॉन्टेनियम। तो ये सभी जो है बॉटनिकल नेम याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये हमने जो है बायोलॉजी का जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें बताया था दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है पूछ लिया जाता है। तो ये आपके टीजीटी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था। तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। रेफ्लेसिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। रेफ्लेसिया ओनोल्डी पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। इसे कॉर्पस फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30, धान शोध निषेधालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, भी हैदराबाद, सी है नई दिल्ली, है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जो है धान अनुसंधान निदेशालय DRC जो है स्थित है। यह संस्थान धान के रिसर्च एवं डेवलपमेंट पे काम करती है। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसके आगे के जो है उनको सॉल्व कराएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। किसी और नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।